मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, आज हम सभी देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 खनिज संसाधन से संबंधित। मेरे दोस्त, लगभग हम सभी आज के क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड 48 क्वेश्चन देखेंगे, 47 या 48। आइए देखा जाए और शुरुआत किया जाए। संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन है? मेरे दोस्त, मैं आंसर पहले ही लिख चुका हूं और टिक कर चुका हूं सब में, और बस आपको केवल समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ओके, तो समझते जाइए संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो मेरे दोस्त, इस आधुनिक जीवन में और कीमत के हिसाब से देखा जाए तो पशु, वन और नदियों का उतना ज्यादा कीमत नहीं है जितना खनिजों का है। हीरा, सोना, लोहा, इन सभी चीजों का जितना कीमत है तो अन्य चीजों का कीमत नहीं है। ठीक है, तो संसार की सबसे कीमती संसाधन है खनिज। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। और जिनको नहीं पता कि खनिज होता क्या है, तो मैं उनको बताते चलूं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह से अर्थात भूपर्पटी से यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह से या ऊपरी लेयर से जो कुछ भी तत्व पाया जाता है उन तत्वों को ही खनिज कहते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज। और निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अधात्विक खनिज? अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु ना हो। अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु न हो। तो मेरे दोस्त, लोहा धातु है, मैग्नीज भी धातु है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ये बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है, धातु प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जैसा कि आप जानते होंगे कि यह एक कार्बन का अपरूप है, अर्थात कार्बन अधातु है, इसलिए ग्रेफाइट क्या है? एक अधात्विक खनिज है। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका सही आंसर है अवसादी चट्टान। जितने भी आपको क्या बोला जाए, खनिज जो हो जाते हैं अवसाद के रूप में जमे रहते हैं अवसादी चट्टानों में। तो इसका सही आंसर है अवसादी चट्टान। यदि प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव मिलता है, तो अवसादी चट्टानों में खनिज मिलते हैं। हाँ, पेट्रोल डीजल वगैरह भी बोला जाए तो इसी, यदि आप प्रश्न आता है कि पेट्रोल डीजल का रिसाव या कहां से या किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, तो अवसादी चट्टानों से ही। आइए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। आप देखते होंगे कि उद्योगों में सबसे ज्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? क्या सोना प्रयोग किया जाता है? क्या तांबा प्रयोग किया जाता है? तांबा किया जाता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। सबसे अधिक मात्रा में क्या? लोहा। तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क्या वो नवीकरणीय है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, यह नवीकरणीय नहीं है। प्रवाह ये भी नहीं है। जैव, क्या जीवों की उपस्थिति होती है? नहीं। अनवीकरणीय, यह अनवीकरणीय संसाधन है। इसको पुनः प्राप्त
नहीं किया जा सकता या पुनर्चक्रण के द्वारा बनाया या तैयार नहीं किया जा सकता? एक लोहा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो लौह कैसा है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। और मेरे दोस्त, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना बेहद जरूरी है। और एक चीज ख्याल करिए, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप संतुलित होकर पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन और अपने मंजिल को साकार करें, प्राप्त करें। ठीक है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई, हम सभी का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? लौह अयस्क, ओके। तो देखिए, इसका सही आंसर तो मैं लगा ही चुका हूं, एंथ्रासाइट, लेकिन चीजें समझाने का प्रयास मैं करता हूं। लौह अयस्क, लौह अयस्क सिंपल भाषा में समझिए कि ऐसा अयस्क जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता या लोहे का मात्रा पाया जाता हो या लोहे के जैसा व्यवहार करता हो, उसे कहते हैं लौह अयस्क। तो देखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो भी चीजें हैं, ये लौह अयस्क है। लेकिन ये एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट एक कोयले का प्रकार है। आपको पता होगा, कोयला 4 प्रकार का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला पीट, उससे अच्छा लिग्नाइट, उससे अच्छा बिटुमिनस और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। यदि पूछता एग्जाम में सबसे खराब कोयला तो पीट और सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट। आइए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? अर्थात कौन सा खनिज भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता, सुसंपन्न है? और तो इसका सही आंसर है सुसंपन्न है। एल्युमिनियम के मामले में भारत जो है सुसंपन्न है। इसको कहीं और जगह से, किसी अन्य देश से मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक राज्य, इसका सही आंसर है कर्नाटक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत, प्रश्न तो ही आ गया फिर से, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? वही चीज है, हाँ, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेरे दोस्त, अगले प्रश्न का जवाब, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त, नोआ मुंडी एक खनिजों के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है और ये नोआ मुंडी जो है और झारखंड में स्थित है। मेरे दोस्त, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब देश से, अपने देश से किसी और देश में भेजा जाए, मान लीजिए इंडिया है ये, अपने देश से किसी और देश में भेजा जाए तो इसे कहते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट। जब दूसरे देश से अपने देश में मंगाया जाता है तो इसे कहते हैं आयात। तो भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो मेरे दोस्त, भारत का लोहा जापान देश में निर्यात किया जाता है। और याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते होंगे, थोड़ी सी इतिहास से संबंधित बातें कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि पहला परमाणु बम विस्फोट जो है जापान में ही किया गया था। और तो ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर
और जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा येन है। ऐसे तो ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है आपके, मैं जानकारी के लिए बता दिया मैंने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, निम्न में कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? तो मुंबई वाला जो क्षेत्र है वह लोहे का निर्यात नहीं करता है, वहां से लोहे का निर्यात नहीं किया जाता है। यदि भौगोलिक दृष्टि को देखा जाए और समझा जाए तो उस वक्त जब मैं समझाऊंगा तो आपको ये डिटेल से बातें मैं समझा दूंगा कि आखिर मुंबई वाला क्षेत्र जो है यहां से लोहे का उत्पादन, या देखिए यहां पर वह जो आपको है लगभग इस वाले क्षेत्र पे मुंबई है भारत के यदि नक्शे में देखा जाए मेरे दोस्त। तो ये जो क्षेत्र है लौह उत्पादक राज्यों से काफी दूरी पर है, तो इसलिए यहां से निर्यात नहीं किया जाता है। और क्या बोला जाए, लौह उत्पादक राज्य जो है वो थोड़े से ऊपर है, तो इसलिए आपको झारखंड, उड़ीसा वगैरह इधर पड़ जाते हैं। तो ठीक है, यहां से निर्यात करने में लौह उत्पादन उचित नहीं होता या सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मुंबई वाले क्षेत्र से लौह उत्पादक लौह का निर्यात या लोहे का निर्यात नहीं किया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। कौन सा? तीसरा। और एक टन इस्पात बनाने में, एक टन यानी 1000 केजी बनाने में मैग्नीज कितना लगता है? तो 10 किलोग्राम। ओके, आइए सामान्यतः स्टील जो है लोहे और कार्बन, स्टील बोलते इस्पात को, तो इस्पात जो है लोहे और कार्बन का एक अयस्क है और है। और यदि बात किया जाए तो मुख्य रूप से तो लोहा और Fe और C का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में मैग्नीज का भी प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीज जो है 10 केजी प्रयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में। आइए मेरे दोस्त देखा जाए कि मैग्नीज का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी निर्माण में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है, माचिस उद्योग में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादन का या मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, या मैग्नीज उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है? जो भी है वर्ड को समझिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप जानते ही होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है राजस्थान का, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, लेकिन मैग्नीज के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है वह है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। जैसा कि आप जानते होंगे उड़ीसा को अब ओडिशा भी कहा जाता है, लेकिन किताबों में अभी उड़ीसा ही है, लेकिन अब ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जैसा कि आपको पता होगा। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कुछ न कुछ उड़ीसा तो आपने अभी देखा मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है, और उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र मैग्नीज उत्पादन करता है। यहाँ पे उत्पादन उतना नहीं करता, क्या बोला जाए, तमिलनाडु नगण्य के रूप में है। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसमें भी आपको क्या बोला जाए, बॉक्साइट के उत्पादन में भी उड़ीसा अग्रणीय भूमिका निभाता है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र आपको पता भी होगा, Al2O3। ओके, अब बॉक्साइट एक एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है जिसका परमाणु संख्या 13 होता है, जैसा कि आपको पता भी होगा, और परमाणु द्रव्यमान 26। ओके, आइए आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, पीतल बनाया जाता है।
पीतल बनाया जाता है। तांबे से, जस्ते से, या तांबा जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता टीन से। तो इसका सही आंसर आप देख ही रहे हैं, तांबा जस्ता दोनों से। इसका ट्रिक याद रखिएगा आप, एक बहुत ही धांसू सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसे आप याद रखिएगा। पिताजी, पिताजी, इससे देखिए पी से पीतल, पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जिंक, किससे? पीतल जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक से। यह रहा आपका जुगाड़, पीतल, याद रखिएगा, ठीक है। तो पीतल किसका किसका अयस्क है? तांबा और जिंक का, ठीक है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। तांबे का संकेत आपको पता होगा, Cu। ओके, आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला जो एक जगह है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त, झारखंड का घाटशिला जो जगह है वह तांबा उत्पादन के लिए अप्रसिद्ध है। आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर देश का कितना प्रतिशत अब्रक उत्पादन करते हैं? तो मेरे दोस्त, बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर देश का 80% अब्रक जो है उत्पादन करते हैं। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का कोडरमा जो जगह है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त, झारखंड का कोडरमा जो है अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, या सबसे जरूरी की चीजें क्या है? तो सबसे सीमेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है चूना पत्थर। इसका रासायनिक सूत्र आप जानते ही होंगे, CaCO3। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे दोस्त, आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और विद्युत या कोयला। तो इसमें से विद्युत जो है अब तो धीरे धीरे प्राथमिक ऊर्जा का स्थान लेता जा रहा है, लेकिन किताबों के अनुसार विद्युत अभी जो है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए और समझा जाए। हाँ मेरे दोस्त, प्रश्न वही था। हाँ, कोयला है कैसा संसाधन? तो मेरे दोस्त, इसका जवाब याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन में भी गिना जाता है और जैव संसाधन में भी। तो ऑप्शन तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। फिर उसके बाद आप ख्याल रखिएगा, यदि देखिए, क्योंकि कोयले का जो निर्माण है लाखों करोड़ों साल पर बहुत नाम मात्रा में होता है, तो इसका उपयोग पुनः बनाया नहीं जा सकता इसे। तो कोयला जो है इस वजह से अनवीकरणीय संसाधन भी हो गया और यह जैव संसाधन भी है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोयले का निर्माण हजारों करोड़ों साल पहले वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का जमीन के अंदर दब जाने के कारण, अत्यधिक दाब और ताप के कारण वह जो पेड़ पौधे हैं वह किस में बदल जाते हैं? कोयले में बदल जाते हैं। तो कोयला में कार्बन की मात्रा भरपूर होती है और एक चीज देखिए, पेड़ पौधों से बने होने के कारण जिसमें जीव का अंश रहे उसे जैव संसाधन भी कहते हैं। इसका जवाब याद रखिएगा आप लोग, ताकि कंफ्यूज न हो ये एग्जाम में। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब कि परंपरा से होते उसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं हम लोग, वैसे संसाधन को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। एक है वायु गैस या ज्वारीय गैस या सौर ऊर्जा। तो इन सभी चीजों का
आप सौर ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा प्रयोग तो करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन सभी चीजों के लिए हमारे परंपरा में अभी भी ये नहीं आया। ज्वारीय ऊर्जा जो है, जो समुद्र तट के किनारे हैं, वह ज्वारीय ऊर्जा का कुछ कुछ लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी जगह परंपरा के हिसाब से देखा जाए, परंपरागत, तो परंपरागत का मतलब कि कई सालों से उसका उपयोग होता आ रहा है, तो इन सभी चीजों का प्रयोग हम लोग नहीं करते आ रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से, कई सालों से कोयले का वो प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते आ रहे हैं, तो इसलिए कोयला एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, हाँ, ऑप्शन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं करते हम लोग, राइट ना, या और ये जो चीजें हैं कोयला, जल वगैरह, ये जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब जो परंपरा में नहीं है, इधर बीच प्रयोग किया जाना शुरू किया गया है, तो वह है, आपको क्या बोला जाए, ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मेरे दोस्त, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, आपको क्या बोला जाए, कोयला। पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर आता है, तो ठीक है, और धीरे धीरे उसका स्थान अब जल विद्युत भी लेता जा रहा है, लेकिन ठीक है। तो किताब के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोयला। हाँ, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो मेरे दोस्त, गोंडवाना वाला जो क्षेत्र है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का 96% कोयला वहीं से प्राप्त कर लिया जाता है, झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र को मिलाकर। आइए मेरे दोस्त, गोंडवाना समूह का जो कोयला है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व का है। गोंडवाना वर्ष का कोयला लगभग कितने वर्ष पूर्व का है? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो मेरे दोस्त, जैसा कि हम लोग समझे भी कि अभी आपको मैंने थोड़ा देर पहले समझाया कि कोयले सामान्यतः 4 प्रकार के होते, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट और सबसे खराब कोयला पीट। आइए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे घटिया कोयला या सबसे खराब, तो आपने अभी देखा, तुरंत देखा आपने कि सबसे खराब कोयला या सबसे घटिया कोयला पीट। आइए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें था कि सबसे घटिया कोयला या सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? तो पीट। मेरे दोस्त, भारत में कोयले का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। आइए मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में पड़ जाता है? तो मेरे दोस्त, कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वह जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज 2 राज्य है, एक महाराष्ट्र और एक असम। ये 2 राज्य हैं जहां पर खनिज तेल का क्या बोला जाए, विशाल भंडार है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है असम। ओके, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो आपने शुरुआत में देखा था अवसादी चट्टानों में जो परत बन जाता है उसी से क्या बोला जाए, अवसादी चट्टानों के जो परतदार हिस्से होते हैं उन्हीं से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। जिस या ऐसा चट्टान जो अवसादों से मिलकर बना होता है, कचरा से मिलकर, तो ऐसे चट्टानों को ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। और एक प्रकार का परतदार चट्टान होता है, तो पेट्रोलियम का जो अंश है वह परतदार चट्टानों में मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, डिगबोई। देखिए, मैं अभी थोड़ा देर पहले चर्चा भी कर रहा था कि तेल का जो प्रमुख क्षेत्र है वह असम और महाराष्ट्र है, और असम का जो डिगबोई क्षेत्र है
तेल उत्पादन में कहा जाए तो सबसे प्रमुख क्षेत्र में से एक है। तो डिगबोई जो है तेल क्षेत्र कहां स्थित है? तो डिगबोई जो है असम में है। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर नजर देते हैं। तो मेरे दोस्त ओके, अंकलेश्वर में किस शक्ति का साधन की प्रचुरता है? क्या वहां पर कोयला पाया जाता है, जल की मात्रा है, या अणु शक्ति? तो जी नहीं, खनिज तेल, खनिज तेल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त मुंबई हाई, थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया कि मुंबई हाई जो है यह प्रसिद्ध है, क्या बोला जाए, खनिज तेलों के लिए। ओके, मुंबई हाई। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। और आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।